वेलकम बैक चिल्ड्रंस। अब से पहले हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या क्या हैं, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान कौन कौन से हैं और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। वे प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। आज हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारकों की। जनसंख्यात्मक कारकों से मतलब है कि किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की जनसंख्या, मृत्यु दर, जन्म दर, आवास प्रवास, लिंग अनुपात, युवा, बालक, वृद्धों की संख्या, ये ऐसे कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोरोकिन का मानना है कि जनसंख्यात्मक कारक से तात्पर्य जनसंख्या के आकार व घनत्व में वृद्धि व ह्रास से है। अर्थात जब भी जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि होगी या कमी होगी और वो जिनके कारण होगी वो कारक जनसंख्यात्मक कारक कहलाएंगे। इसके अंतर्गत किसी भी देश की जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, आवास प्रवास, लिंग अनुपात और वृद्धों की संख्या, युवकों की संख्या और बालकों की संख्या आदि को सम्मिलित किया जाता है। परिवार और विवाह का स्वरूप, गरीबी, बेकारी, समृद्धि, परिवार नियोजन, सरकार की नीतियाँ, इन सभी पर भी जनसंख्यात्मक कारकों का प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के आधार पर ही उस देश की सामाजिक संरचना ज्ञात की जा सकती है। पिछड़े राष्ट्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने वहाँ के आर्थिक विकास की गति को प्रभावित किया है। वहाँ श्रम शक्ति बेकार हुई है, छात्र असंतोष बढ़ा है तथा अपराध और तोड़फोड़ जैसी कार्रवाइयाँ हुई हैं। किसी भी देश के भविष्य का निर्माण करने, उसे समृद्ध करने और उसे खुशहाल बनाने में वहाँ की जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है। जनसंख्या की जो जैविक विशेषताएं होती हैं वो सामाजिक क्रियाओं और व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। आने वाली पीढ़ी में जनसंख्या की मात्रा क्या होनी चाहिए, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, उनके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का है, सामाजिक और मानसिक क्षमता कितनी होगी, यह बहुत कुछ सामाजिक पर्यावरण और प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय कारकों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण जनसंख्या और उसके शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं, ठीक उसी प्रकार जनसंख्या की जैविकीय विशेषताएं भी जनसंख्या के आकार और प्रकार का निर्धारण करती हैं। अब बात करते हैं जनसंख्यात्मक कारकों का अर्थ क्या है। देखिए, जनसंख्यात्मक कारकों के अंतर्गत जनसंख्या की रचना, गठन, वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरण, जनसंख्या में वृद्धि या ह्रास, सामाजिक गतिशीलता, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन और उनके प्रभावों आदि का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसे हम जननांकी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। हाउजर और डेकन का मानना है कि जननांकी जनसंख्या के आकार, भौगोलिक वितरण, गठन एवं उनमें परिवर्तन और इन परिवर्तनों के भाग जो कि मृत्यु दर, जन्म दर, प्रादेशिक गबन और सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाने जाते हैं, उसका अध्ययन करती है। एक स्थान विशेष की जनसंख्या का आकार जन्म, मृत्यु और आवास प्रवास की दर पर निर्भर करता है और ये तीनों कारक सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक दशाओं पर निर्भर हैं।
आयु, लिंग अनुपात, नागरिकता, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बनावट, आय, व्यवसाय आदि का भी जनसंख्या की रचना, आकार और वितरण से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार से जनसंख्यात्मक कारक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्यों को भी प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। जनसंख्यात्मक कारकों से तात्पर्य जनसंख्या के आकार, घनत्व, गठन, रचना और गतिशीलता आदि से है। जैसा कि पहले बताया गया है, सोरोकिन लिखते हैं कि जनसंख्यात्मक कारकों से तात्पर्य जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि तथा ह्रास होता है। इसके अंतर्गत हम जो है जनसंख्या के गुणात्मक पक्षों का अध्ययन न करके उनके गणनात्मक पक्षों का अध्ययन करते हैं, जैसे मृत्यु दर, जन्म दर, आवास की दर, लिंग अनुपात, आयु अनुपात आदि। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्यात्मक कारकों की क्या भूमिका है या उनका महत्व क्या है। इसमें सबसे पहला है जनसंख्या के आकार का प्रभाव। देखिए, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, वहाँ की जनसंख्या का आकार उस समाज को, उस राष्ट्र को प्रभावित करता है। समाज का जीवन स्तर क्या है, गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका जनसंख्या के आकार से घनिष्ठ संबंध होता है। हमारे सामाजिक मूल्य, आदर्श, हमारी मनोवृत्तियाँ, हमारे जीवन जीने के तरीके, ये सब कुछ जनसंख्या के आकार पर निर्भर होते हैं। राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से भी जनसंख्या का आकार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन देशों में जनसंख्या अधिक होती है वे राष्ट्र अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, जैसे चीन। और जहाँ जनसंख्या कम होती है वे राष्ट्र अपेक्षाकृत कमज़ोर समझे जाते हैं। जिन देशों की जनसंख्या कम है वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका। इन देशों के लोगों का जीवन स्तर चीन और भारत के लोगों के जीवन स्तर से कई गुना ऊंचा है, क्योंकि इन देशों में जनसंख्या कम है। नगर और ग्राम का भेद भी जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है। अब जनसंख्या के आकार को दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला जन्म दर और मृत्यु दर, और दूसरा आप्रवास और उत्प्रवास। तो हम पहले कारक के बारे में डिस्कशन करते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर एक ऐसा फैक्टर है जो जनसंख्या को आकार को प्रभावित करता है। जब भी किसी देश में जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, और इसके ठीक विपरीत स्थिति में जनसंख्या घटती है, अर्थात जहाँ पे जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी वहाँ पे जनसंख्या घटेगी। जब जन्म दर और मृत्यु दर में कमी होती है या संतुलन होता है तो उस देश की जनसंख्या में स्थिरता पाई जाती है, स्टेबिलिटी पाई जाती है। जिन देशों में जनाधिक्य होता है या जनसंख्या अधिक होती है वहाँ इस प्रकार की प्रथाएं और रीति रिवाज पाए जाते हैं जिनके द्वारा जन्म दर को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए वहाँ के वृद्धों और अक्षम लोगों को मार देने की प्रथा को स्वीकृति प्राप्त होती है, अबॉर्शन की छूट होती है और परिवार नियोजन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऐसे देशों में छोटे परिवारों पर भी बल दिया जाता है। जैसे भारत में जनाधिक्य होने के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत तीव्र गति से लागू किया गया है। साथ ही गर्भपात संबंधी नियमों में भी उदारता बरती गई है। गर्भ निरोधन के लिए सरकार द्वारा मुफ्त और सस्ते साधन जैसे गोलियां, लूप आदि का वितरण मुफ्त किया जाता है।
तथा स्त्री और पुरुषों से बाध्यकरण के ऑपरेशन की सुविधा भी जुटाई गई है। बाध्यकरण से मतलब होता है नसबंदी। इसके विपरीत जिन देशों में जनसंख्या कम होती है वहाँ पर स्त्रियों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है वो ऊंची होती है और परिवार नियोजन को लेकर, गर्भपात को लेकर, अबॉर्शन को लेकर विपरीत धारणाएं पाई जाती हैं। साथ ही वहाँ पर जन्म दर को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद जन्म दर में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मानव की प्रजनन क्षमता बढ़ जाना, स्वास्थ्य में वृद्धि होना, शारीरिक रोगों में कमी होना और बाल विकास में वृद्धि होना। यदि मनुष्य जो है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, तो उसकी प्रजनन क्षमता में ऑटोमेटिक तीव्रता आ जाती है, जिस कारण से जन्म दर में वृद्धि होती है। और जहाँ पे जन्म दर अधिक होगी वहाँ पे जनसंख्या में जो है तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। इससे देश में गरीबी, बेकारी, बीमारी, आवास, प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, खाद्यान्न, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लोगों का जो जीवन स्तर है वो गिरता चला जाता है और अपराध, भ्रष्टाचार, यौन शिथिलता, सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें हमें वृद्धि देखने को मिलती है। इस प्रकार जब जन्म दर कम होती है तो जनसंख्या घटने लगती है। मृत्यु दर में कमी होने से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। इससे समाज में जो वृद्ध हैं और अनुभवी लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति परंपरावादी होते हैं और परिवर्तन विरोधी होते हैं। ये नए आविष्कारों को कम ही स्वीकार करते हैं। अर्थात इस प्रकार के समाजों में, इस प्रकार के व्यक्तियों में हमें रूढ़िवादिता देखने को मिलती है। इससे जो लोग परंपरावादी होते हैं, परिवर्तन विरोधी होते हैं, वे नए आविष्कारों को स्वीकार नहीं करते। बहुत कम मात्रा में नए आविष्कारों को, नवाचार को वे ग्रहण करते हैं। इससे सामाजिक प्रगति और निर्माण के कार्यों को ठेस लगती है और उनमें रुकावट पैदा होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर सामाजिक परिवर्तन को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। सरकार के जो विभिन्न रूप है, जैसे एक तंत्र है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, ये भी जनसंख्या के आकार से प्रभावित होते हैं। जहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पे विरोध ज़्यादा किया जाएगा, वहाँ पे निवास के लिए समस्या उत्पन्न होगी, शारीरिक समस्या उनके साथ होती है, खाद्यान्न की समस्या उनके साथ होती है। तो इस प्रकार से जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है आप्रवास और उत्प्रवास। ये आवास और उत्प्रवास को हम एक तरह से जनसंख्या की गतिशीलता कह सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जब जनसंख्या का आवागमन होता है इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होता है, तो उसे आप्रवास और उत्प्रवास की संज्ञा दी जाती है। जब भी किसी देश में विदेश से आकर बसने वालों की संख्या अधिक होती है तो वहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे भारत में जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनके आने से यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना भी करना पड़ता है। पिछले दिनों जो विरोध हुआ था वो आप सबने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। और यदि किसी देश से लोग अधिक संख्या में विदेशों में जाकर रहना शुरू कर देते हैं तो उस देश की जो संख्या है वो घटने लगती है। विदेशों से अपने देश में जनसंख्या को आने को आप्रवास कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। और साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जब अन्य जगह से लोग हमारे देश में आकर रहना शुरू कर देते हैं तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं, आप्रवास कहते हैं।
और जब हमारे देश से बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग दूसरी जगह विदेशों में जाके रहना शुरू कर देते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। जनसंख्या की गतिशीलता भी दो प्रकार से देखी जा सकती है, एक तो दैनिक या कुछ समय के लिए और दूसरा अस्थायी रूप से। दैनिक और कुछ समय के लिए इस प्रकार से होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और तुरंत वापस आ जाते हैं शाम को। कुछ ऐसे होते हैं कि नौकरी करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कहीं पे नौकरी कर रहे हैं और वहीं पे किराए पर कमरा लेके रह रहे हैं। बीच बीच में वो अपने परिवार के पास आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो गतिशीलता है वो दैनिक और कुछ समय के लिए कही जा सकती है। और दूसरी होती है अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से मतलब है कि व्यक्ति जहाँ भी नौकरी कर रहा है, जहाँ भी काम कर रहा है या कोई रोज़गार कर रहा है, वहाँ पे स्थायी रूप से अपने परिवार को लेकर रहना शुरू कर देता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में रोज़ कारखानों में, कार्यालयों में काम करने के लिए लोग आसपास के क्षेत्रों से आते हैं, यात्रा के माध्यम से इधर उधर गमन करते हैं। और कुछ लोग जो है स्थायी रूप से कहीं अन्य जाकर बस जाते हैं। उसका कारण रोज़गार भी हो सकता है, व्यवसाय भी हो सकता है और अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, युद्ध है। इन कारणों से भी बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह से प्रवास करते हैं। कहीं पर प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, युद्ध हो गया, तो वहाँ पे क्या है, जो संसाधन होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं रह पाते। संसाधनों की कमी होने के कारण वहाँ पे जीवन जीने का जो स्तर है वो बहुत ही लो ग्रेड का होता चला जाता है, इसलिए लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो आप्रवास और उत्प्रवास के कारण विभिन्न संस्कृतियों के लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। एक दूसरे के विचारों को, भाषाओं को, प्रथाओं को, रीति रिवाजों को, कला, ज्ञान, आविष्कार, खान पान, पहनावा, रहन सहन, धर्म आदि का उनके बीच में आदान प्रदान होता है। इसी संपर्क के कारण एक संस्कृति जो है दूसरी संस्कृति को प्रभावित करती है। जैसे आधुनिक समय में यातायात की सुविधा के कारण एक व्यक्ति दूसरी स्थान पर पहुंचता है, दूसरी स्थान पर पहुंचने के कारण वो वहाँ की संस्कृति को एडॉप्ट करता है जाने अनजाने में, और अपनी संस्कृति के कुछ तत्वों को वहाँ पर छोड़ देता है, जिस कारण से गतिशीलता में वृद्धि होती है। सोरोकिन कहते हैं कि जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन व्यक्तियों के चरित्र, नैतिकता, न्यायप्रियता और मनोवृत्तियों में परिवर्तन उत्पन्न करता है। भारत विभाजन और पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत में बड़ी मात्रा में शरणार्थियों का आगमन हुआ, जिसके कारण सामाजिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। कई लोगों को भिखारी बनना पड़ा, उन्हें बेकारी, गरीबी और बीमारी का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग बेघर हो गए, उनके पारिवारिक और वैवाहिक संबंध टूट गए, बहुत सारे लोग अपराधी बन गए। तो इस प्रकार जनसंख्या की गतिशीलता के कारण विभिन्न प्रजातियों को लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और इस प्रकार से हम इसे प्रजातीय मिश्रण कहते हैं। भाई दो प्रजातियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, उन दोनों के बीच में तालमेल अच्छा हुआ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दो विभिन्न प्रजातियों के लोग जब आपस में विवाह करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो उनसे एक नई प्रजाति, संकर प्रजाति का निर्माण होता है। और इसके कारण क्या होता है, जो जैविकीय संरचना है उसमें भी परिवर्तन आता है, जैसे लोगों की मानसिक, बौद्धिक और नैतिक गुणों में परिवर्तन होना। इसके बाद नंबर 2 है जनसंख्या की बनावट। जो जनसंख्या की बनावट है
उसका सामाजिक परिवर्तन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या की बनावट को तय करने में कई सारे फैक्टर हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, विशेष महत्व होता है। उनमें आयु, लिंग, वैवाहिक स्तर, व्यवसाय, प्रजाति, राष्ट्रीयता आदि को सम्मिलित किया गया है। तो इनमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आयु की। यदि किसी देश में वृद्धों की तुलना में युवक और बच्चे अधिक हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के परिवर्तन को बहुत जल्दी अपना लिया जाता है। और यदि वृद्ध ज़्यादा हैं तो वहाँ पे नवाचार को, नवीन परिवर्तन को, नए आविष्कारों को जल्दी से स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि वृद्धों में रूढ़िवादिता होती है। उस रूढ़िवादिता के कारण उनकी जो मानसिकता होती है वो एक तरह से संकुचित होती है और वो नए परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। उनके मन में एक अजीब प्रकार का भय होता है कि ये जो नया परिवर्तन है, यदि हम इसे अपना लें तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए हानिकारक साबित न हो जाए। तो यदि लोग युवा हैं तो वहाँ के देश और समाज नवीन आविष्कार करने में सक्षम भी होते हैं। वहाँ के लोगों की कार्य शक्ति जो है वो अधिक होती है, इसीलिए वे निर्माण कार्य करने में सक्षम होते हैं। ऐसे समाजों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांतियाँ आने के अवसर मौजूद होते हैं, किंतु जनसंख्या में युवाजनों का अधिक अनुपात होने पर अनुभवहीन लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है और अनुभव के अभाव में समाज में कई प्रकार की त्रुटियां होने की भी संभावना रहती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयु संरचना सामाजिक परिवर्तन लाने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। दूसरा है लिंग। यदि समाज में स्त्री और पुरुषों का अनुपात एक समान है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है और स्त्री और पुरुषों का अनुपात ही सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। जिन समाजों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होगी उनमें स्त्रियों की सामाजिक स्थिति निम्न होती है और बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। बहुपत्नी प्रथा क्या होती है कि एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां होती हैं। दूसरी ओर जहाँ स्त्रियों की अपेक्षा किसी समाज में पुरुषों की संख्या अधिक होती है तो वहाँ बहुपति प्रथा का प्रचलन होता है, अर्थात एक स्त्री के कई सारे पति होते हैं, जिसके परिणाम बहुपति प्रथा का प्रचलन होता है और कन्या मूल्य की प्रथा पाई जाती है। और पत्नी प्राप्त करने के लिए पुरुषों में प्रतियोगिता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों को अच्छे पति मिलते हैं और वहाँ परिवार में, समाज में पुरुषों का भी प्रभुत्व पाया जाता है। और ऐसे समाजों में स्त्री की जो स्थिति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जब किसी समाज में लिंग अनुपात में अंतर आता है तो उस समाज में परिवर्तन भी घटित होते हैं। जनरली अपने आसपास भी आप लोग देख सकते हैं कि किसी घर में 4 भाई हैं और उन 4 में से यदि 3 बड़ों की शादी नहीं हुई और केवल एक छोटे की शादी हो जाती है तो जो उसकी पत्नी होती है वो वहाँ पे आके राज करती है, केवल उसी की उस घर में चलती है, उस परिवार में चलती है। हर प्रकार की सुख सुविधाएँ उसे दी जाती हैं, उसे किसी प्रकार की कोई यातनाएँ नहीं दी जाती। ठीक है। इसके बाद जनसंख्या की बनावट में तीसरा है वैवाहिक स्तर। जो विवाह है वो समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था मानी जाती है और जो स्त्रियों और पुरुषों का वैवाहिक स्तर है वो भी सामाजिक परिवर्तन को लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस समाज में पुरुषों की संख्या अधिक होगी वहाँ बहुपति प्रथा देखने को मिलेगी और जहाँ पे स्त्रियों की संख्या अधिक होगी वहाँ पे बहुपत्नी
प्रथा जो है देखने को मिलती है। इसी प्रकार से बाल विवाह, विलंब विवाह आदि की भी प्रथाएं पाई जाती हैं जो सामाजिक परिवर्तन के उत्तरदायी मानी जाती है। जिस समाज में बाल विवाह का प्रचलन होता है वहाँ परिवार का निर्माण शीघ्र होगा और कम उम्र में ही व्यक्तियों पर जिम्मेदारी आ जाती है। व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और शैक्षिक विकास रुक जाता है। कमज़ोर और रुग्ण या एक ये अक्षिप्त विक्षिप्त संतानें जो हैं पैदा होती हैं। ऐसे समाजों में मृत्यु दर बढ़ जाती हैं और ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतानें सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से निर्माण और परिवर्तन कार्य करने में सक्षम नहीं होती। दूसरी ओर विलंब विवाह से भी उत्पन्न संतानें सामाजिक और शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम नहीं होती है, किंतु कभी कभी यह स्थिति अनैतिक व्यवहारों को भी जन्म देने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। और इस प्रकार से समाज में विधवाओं और विधुर की संख्या और जनसंख्या का सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सामाजिक परिवर्तन लाने में योगदान देते हैं। देखिए, यदि बाल विवाह होता है तो बाल विवाह में क्या होता है कि कम उम्र में विवाह होता है। जो लड़का और लड़की है वे शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उन्हें विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोग घेर लेते हैं। कोई भी लड़की कम उम्र में माँ बनती है तो उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। लड़का कम उम्र में बच्चे पैदा करेगा तो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं रह पाता और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से मौत जो है उसे शीघ्र ही अपने चंगुल में ले लेती है।